हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ने वाले हैं, जो कि ये वीडियो इसी का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में ही बता चुकी हूँ कि ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये पूरे 6 पार्ट में बटा हुआ है। और हम लोग पार्ट 1 में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और जो ये वीडियो होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हम लोग ये जो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्रांतियों का युग, जो 1830 से 1848 के बीच क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर है जो पूरे 6 पार्ट में बटा हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों को काफ़ी समय लग गया। मतलब ये जो वीडियो है, जो मैंने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार का जो वीडियो बनाया था, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया था। और इस वीडियो यानी कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उस पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, तथा अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया कि मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो भाई, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लोगे, लेकिन अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपका जो मेरा नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे के पॉइंट पे आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार में थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था, एक टॉपिक छूट गया था, जिसे हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, हम लोग इसी फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर है ये जर्मनी की पिक्चर है, और ये वक्रेन शहर की पिक्चर है। तो हम लोग इसी पिक्चर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग उस पिक्चर को गौर से देखिएगा। इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्ल कैस्पर फ्रीड्स। तो कार्ल कैस्पर फ्रीड्स कौन थे? तो ये एक जर्मन चित्रकार थे। और सेकेंड में इन्होंने अपने चित्र में यह दिखाने का प्रयास किया है कि फ्रेंच सेनाओं द्वारा द्विवक्रेन शहर कहाँ पे है, तो जर्मनी में है, पर कब्जा है। तो इसमें एक एक पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा। और नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सेनाओं को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक से पहचाने जा रहे हैं। तो जो फ्रांसीसी सेना थे उसको किसके रूप में प्रस्तुत किया है? तो दमनकारी के रूप में। और फ्रांसीसी सेना किस रंग का पोशाक पहने हैं? तो नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक पहने हुए हैं। ये ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने देखा था कि फ्रेडरिक सॉरियो साहब थे, उन्होंने जो अपनी कल्पना में जो पिक्चर बनाया था, उसमें हम लोग देखे थे कि जो जर्मनी के लोग थे वो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए थे। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे काला, लाल और सुनहरा रंग का झंडा थामे हुए था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रांसीसी सेना के लोग क्या है? तो नीली, सफ़ेद और लाल रंग का पोशाक पहने हुए हैं। और फ्रांसीसी सेना जो एक किसान की गाड़ी को छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कर रहे हैं फ्रांसीसी सेना। तो वो किसान की गाड़ी को छीन रहे हैं और युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, और किसान को घुटने टेकने पे वो मजबूर कर रहे हैं। नेक्स्ट एक नोट है, स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मनी में लिखा है। इसका अनुवाद है क्या है? तो हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। तो ये जो अनुवाद है इसको आप लोग देख लीजिएगा कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको दे देगा और पूछेगा कि ये किस भाषा में लिखा गया था। तो जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है, यह जर्मन भाषा में लिखा गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पे।
यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे आया, इसके लिए हमें इसकी सामाजिक संरचना के बारे में जानना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान होनी चाहिए, समान संस्कृति होनी चाहिए और समान लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या था कि अगर हम यूरोपीय समाज की संरचना को देखेंगे तो वहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो रहा था। तो सबसे हम लोग देखते हैं इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी समान संस्कृति और एक कॉमन कल्चर का समान होना जरूरी होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप पे किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, तो उसकी सामूहिक पहचान होनी चाहिए और समान संस्कृति का होना जरूरी होता है, तभी वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हो सकता है वहीं और राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि यूरोप में एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था, यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आई। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या था कि ये साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो कहाँ कहाँ शासन करता था, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों पे शासन करता था तथा अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो किस पे शासन करता था, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे शासन करता था और वो किससे मिलने से बना था, तो अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर ये हैब्सबर्ग एम्पायर बना था। नेक्स्ट है यहाँ के कुछ इलाकों जैसे एप्पल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड तथा बोहेमिया के कुलीन वर्ग ज़्यादा जर्मन भाषा बोलते थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो कुछ इलाका था, हैब्सबर्ग एम्पायर का जो इलाका था, वहाँ के इलाकों में एप्पल्स के टिरोल था, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड तथा बोहेमिया के कुलीन वर्ग क्या बोलते थे, तो वो जर्मन भाषा बोलते थे। और इसी साम्राज्य में यानी कि हैब्सबर्ग ही साम्राज्य में जो लंबार्डी और वेनेशिया जो प्रांत था, यहाँ के लोग इतालवी भाषा बोलते थे। तो देखिए कि एक ही साम्राज्य में 2 अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, वो तो जर्मन भाषा बोलते थे और इतालवी भाषा बोलते थे। तो जर्मन भाषा कहाँ के लोग बोलते थे, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जर्मन भाषा बोलने वाले थे एप्पल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड तथा बोहेमिया के कुलीन वर्ग ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलते थे। और इतालवी भाषा बोलने वाले लोग कहाँ के थे, तो लंबार्डी और वेनेशिया के लोग जो थे इतालवी भाषा बोलते थे। तो ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे तथा बाकी लोग विभिन्न बोलियां का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ देखिए कि लंबार्डी में इतालवी भाषा बोला जाता था और सुडेटेनलैंड तथा बोहेमिया के जो कुलीन वर्ग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे और जो हंगरी के जो आधा लोग था वो मैग्यार भाषा बोलता था और जो हंगरी के ही आधा लोग मैग्यार भाषा बोलता था और जो लोग थे वो और सभी बोलियों का इस्तेमाल करते थे और गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का निर्माण होना असंभव था। तो कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण हो, ये एक गंभीर समस्या थी। नेक्स्ट है हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर किसान लोग अधीन अवस्था में रहते थे। ये वे जगह है, तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो सीमा रेखा है उसके अंदर किसान लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो वो जगह कौन कौन सा है, हो सकता है आपसे पूछ दे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में जो उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक है, यहाँ के किसान लोग अधीन अवस्था में रहते थे। उसके बाद है कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में कोएट और पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया के राउमन लोग। ये जो चारों पॉइंट है वो हैब्सबर्ग एम्पायर का है और यहीं के किसान लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो ये चारों आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में ये नाम आपको दिए जा सकते हैं। अब राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इसके लिए हमें यूरोपीय समाज की संरचना थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार आया था। तो
इनकी समाज जो था दो वर्गों में बटा हुआ था। जो एक वर्ग था वो उच्च वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग के नाम से जानते थे, और जो दूसरा वर्ग था वो था निम्न वर्ग या कृषक वर्ग था। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। तो जो उच्च वर्ग था उसके पास, ये जो वर्ग था इसके पास सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, और जो निम्न वर्ग था उसे किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। और ये जो उच्च वर्ग का सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक होते थे, यही जमीन के मालिक होते थे। लेकिन जो निम्न वर्ग था वो जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार के रूप में खेती करते थे। इनका जो परिवार था वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। और नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये सभी कुलीन वर्ग करते थे और इनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो और जो निम्न वर्ग थे उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। ये जो सभी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स देख लीजिएगा। उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग के ये सभी पॉइंट्स है। अब हम लोग चलते हैं निम्न वर्ग की तरफ। तो निम्न वर्ग या कृषक वर्ग, अभी हम लोगों ने देखा उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग के श्रेणी में रखा गया और निम्न वर्ग यानी कि कृषक वर्ग थे। तो ये क्या करते थे, इन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ये जमीन पे किराएदार और छोटे काश्तकार के रूप में काम करते थे, और ये आर्थिक सामाजिक रूप से भी काफी कमजोर होते थे, और इनकी संख्या जो थी काफी अधिक थी। अब यही सारी जो विभिन्नताएं थी, जो असमानताएं थी, वही जो है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के बारे में सोचने पे विवश हुआ। नेक्स्ट एक नोट है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नए वर्ग ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या था, उनका नाम था मध्यम वर्ग। अब उसी समय क्या हुआ कि यूरोप में जो था औद्योगिकरण हुआ और उसके कारण एक नया वर्ग का जन्म हुआ जिसका नाम था मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते थे, तो मध्यम वर्ग के अंतर्गत उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आ गए, तो डॉक्टर आ गए, शिक्षक आ गए, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। इसी वर्ग ने राष्ट्रवाद की जरूरत को महसूस किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ग ने राष्ट्रवाद की जरूरत को महसूस किया, तो मध्यम वर्ग ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यम वर्ग का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। मध्यम वर्ग को इंग्लिश में बॉर्गियस भी कहा जाता है। जो आप लोगों ने क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय जो थर्ड स्टेट था वही ये मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता था। उसी थर्ड स्टेट में किसान, शिल्पी, छोटा किसान, नौकर, मजदूर सभी कोई आते थे और उन्हें ही राष्ट्रवाद की जरूरत महसूस हुई। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब एक नया राष्ट्रवाद आया जिसका नाम था उदारवादी। एक है उदारवादी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूढ़िवादी, और एक था कट्टरवादी। तो जो उदारवादी थे वो आजादी चाहते थे। है कि उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर शब्द से बना है जिसका अर्थ है आज़ाद यानी कि फ्री। नेक्स्ट है नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी कि जो नया मध्य वर्ग था उनके लिए उदारवाद का मतलब था कि किसी भी व्यक्ति को आज़ादी मिले और कानून के समक्ष सबको बराबरी समझा जाए। और राजाओं की निरंकुशता तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की ये उदारवादी थे। ये चाहते थे कि जो राजा की जो निरंकुश राजा है उनको समाप्त किया जाए, और जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार दिया गया है उसे भी चाहते थे कि उसे हटा दिया जाए और सभी को एक समान दर्जा दिया जाए। तो ये उदारवादी जो थे ये अच्छे थे। और नेक्स्ट था संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के ये पक्षधर थे। वे चाहते थे कि हमारे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन आए और जो सरकार हो वो चुना गया सरकार हो, सबकी सहमति की सरकार हो। ये उदारवादी ये चाहते थे। 19वीं सदी के उदारवाद निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। जो 19वीं शताब्दी के जो उदारवाद थे वो चाहते थे कि सबको अपना अपना निजी संपत्ति होना चाहिए।
तो ये जो कुछ पॉइंट है उदारवादी के बारे में, ये आप लोग देख लीजिएगा। 5 पॉइंट है उदारवादी का, ये आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है आपसे कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाए, तो ध्यान में रखिएगा। जो उदारवादी क्या क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि व्यक्ति के लिए सबकी आज़ादी हो और कानूनों के समक्ष सबकी बराबरी हो, और वो राजा की निरंकुशता तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर देना चाहते थे। वे संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार चाहते थे, और वो निजी संपत्ति के स्वामित्व पर भी बल देते थे। इसके बाद में नेक्स्ट था कि अब ये सब चाहते थे, लेकिन इनके अंतर्गत परेशानी भी था। तो वो क्या परेशानी था, वो चाह कर भी इस समस्या को वो दूर नहीं कर पा रहे थे उदारवादी, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी परेशानी खड़ी थी। तो उसका परेशानी क्या था, फर्स्ट में कि केवल संपत्तिमान पुरुषों को ही मत देने और चुने जाने का अधिकार था। ये समस्या थी उनकी उदारवादियों की। और संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी कि जिसके पास संपत्ति है वही मत देगा और वही उसे ही सरकार बनाने का अधिकार था। लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं थी, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था, उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन थोड़े समय के लिए जब जैकोबिन शासन आया, तो उसमें सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार था, यानी कि वोट देने का अधिकार था। कब? सिर्फ थोड़े समय के लिए। जैकोबिन शासन जब आया था, जैकोबिन शासन के समय ही सभी को मत देने का अधिकार था। इसके बाद नेक्स्ट एक नोट है, नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। लेकिन नेपोलियन की संहिता, जो नेपोलियन कोड था, आप लोगों इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नेपोलियन कोड के बारे में। तो नेपोलियन कोड के अंतर्गत जो वोट देने का अधिकार आया, लेकिन उसमें भी क्या था कि उसमें भी महिलाओं को क्या कर दिया गया, माइनर साबित किया गया, और जो महिला थी उसको पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। उसे कहा गया कि आप जो पिता और पति के ही अंतर्गत आपको रखा जाएगा, और उनको माइनर कर दिया गया। तो यहाँ भी क्या था कि ये सारी परेशानी उदारवादियों की थी। अब ये सारी परेशानी के अंतर्गत वो राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे कर सकते थे, इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई। अब क्या था कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहते थे, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि उदारवादी क्या क्या चाहते थे। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद जो था बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। उदारवाद चाहते थे कि जो सरकार जो उससे टैक्स लेती थी, कहाँ पे, तो कोई भी सामान यहाँ इस राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म करने के पक्ष में था ये। अब क्या था कि नेपोलियन कुछ अच्छे काम किए। उसने क्या किया कि जो छोटा छोटा प्रदेश था उसको 39 राज्यों का उसने महासंघ बना दिया। तो उसने एक अच्छा काम किया। आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि नेपोलियन जो था कितने राज्यों का महासंघ बनाया था, तो 39, यानी कि 39 राज्यों का महासंघ बनाया था। और जो ये 39 जो महासंघ था, 39 प्रदेशों का जो ये महासंघ था, इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी और अपना नापतोल प्रणाली था। इनमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी, तो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में 1833 में हैम्बर्ग से न्यूबर्ग जाने वाले व्यापारी को माल बेचने के लिए 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अब ये जो था 1833 से पहले नेपोलियन जब था वो 29 राज्यों का महासंघ बनाया था, लेकिन 1815 में ही नेपोलियन का शासन खत्म हो गया, क्योंकि वो जो था कुछ राज्यों से वो पराजित हो गया था। तो जो 1833 में क्या था कि हैम्बर्ग से जब लोग न्यूबर्ग जाते थे, तो वहां पे व्यापारी को कितने सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था, तो 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। हर जगह उसे कुछ न कुछ सीमा शुल्क देना पड़ता था, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उसे टैक्स देना पड़ता था, उसे शुल्क देना पड़ता था। हर जगह उसे कितना परसेंट का, तो 5% का शुल्क देना पड़ता था। और जो शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, वो जितना बड़ा वस्तु है और जितना उसका आकार है उसके अनुसार उस पर शुल्क लगाया जाता था। ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है एले। एले क्या था?
तो एले कपड़ा नापने के पैमाने को एले कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कपड़ा नापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो एले जो था कपड़ा नापने का पैमाना था, और जो एले की जो लंबाई थी जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। जैसे में यहाँ देखिए कि एक एले कपड़ा खरीदा, तो कहाँ पे, तो फ्रैंकफर्ट में। तो वहाँ पे जो उसकी जो लंबाई है वो 54.7 सेंटीमीटर नापी गई। लेकिन वहीं जब वो मेज़ में खरीदा तो उसे 55.1 सेंटीमीटर मापा गया। और फिर वही उसी कपड़ा की जो लंबाई न्यूरेबर्ग में था वहाँ पे 65.6 सेंटीमीटर थी। और फिर उसी कपड़ा को अगर फ्राइंबर्ग में खरीदा और उतना ही ये सारे जो कपड़े 1 सेंटीमीटर की हैं, तो वहाँ पे वह 53.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैंक में न्यूरेबर्ग, फ्राइंबर्ग, ये सारे जगह पर अलग अलग सेंटीमीटर कपड़ा नापा गया, क्योंकि जो एले की लंबाई हर जगह अलग अलग थी। अब इसी को सुधारने के लिए क्या था, अब लोगों में काफ़ी चिंता हो गई कि अब टैक्स देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब लोगों को क्या था कि एक जगह से दूसरे जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। जितना का सामान नहीं रहता था उससे ज़्यादा उन्हें शुल्क देना पड़ता था। अब क्या हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए एक संघ बनाया गया जिसका नाम था जॉल्वेराइन। तो जॉल्वेराइन एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा जॉल्वेराइन। तो जॉल्वेराइन क्या था, तो यह शुल्क संघ था और जो 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो जॉल्वेराइन कब स्थापित किया गया, तो 1834 में। और किसकी पहल पे, तो प्रसा। इसमें ज़्यादातर जो काम किया था वो प्रसा किया था। और इसमें अधिकांश कौन राज्य शामिल हो गए, तो जर्मन लोग ज़्यादातर इसमें शामिल हुए थे। और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। तो जॉल्वेराइन जो था वो 2 बहुत अच्छे काम किया था। वो एक काम किया था कि मुद्रा की संख्या जो हर जगह अलग अलग थी, हर जगह 30 से ज़्यादा थी, उस सब को कम करके अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्राएं थी। जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं कि हर जगह अलग अलग मुद्राएं चलती थी। तो जो पूरे मुद्रा की संख्या कितनी थी, तो 30 थी। अब वो क्या किया कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो जॉल्वेराइन के द्वारा इसकी संख्या को 2 कर दिया गया। जो पहले 30 से ऊपर थी उसको 2 कर दिया गया। और राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो भी सीमा शुल्क लगता था उसको क्या किया, जॉल्वेराइन खत्म कर दिया। तो जॉल्वेराइन के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि उसने क्या क्या किया था। तो ये क्या था, तो ये शुल्क संघ था। और ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1834 में स्टार्ट हुआ जॉल्वेराइन। और ये जो क्या किया, तो ये जो मुद्राओं की संख्या को जो 30 से ऊपर थी उसको 2 कर दिया और राज्यों के बीच सीमा शुल्क को खत्म कर दिया। अभी हम लोग उदारवादी के बारे में पढ़े थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये भी आपके बुक का टॉपिक है। तो इसमें जो था 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद कौन कौन आया। अभी हम लोगों ने पूरा उदारवादी के बारे में देखा था। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रूढ़िवाद होता क्या है। तो रूढ़िवाद होता है कि जो बहुत पहले जो पुरानी सोच है उसको लाना, पुरानी सोच को खत्म नहीं करना और उसी सोच को अभी लाना। तो रूढ़िवाद यही चाहते थे। तो रूढ़िवाद का है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये जो रूढ़िवाद होता है वो क्या करता है कि जो बहुत पुरानी जो संस्थान है, जो रीति रिवाज है, उसी को जोड़ देता है और जो नए रीति रिवाज को वो नहीं मानता है। यानी कि जो पुरानी सोच है, एक तरीके से आप इसको आसानी तरीके से समझिए कि जो पुरानी सोच है बस वो उसी पे विचार करता है, रूढ़िवाद वही मानता है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट है 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन कहाँ का था, तो वो फ्रांस का था, के साथ युद्ध किया।
तो फ्रांस के साथ कौन कौन ने राष्ट्र युद्ध किया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ध्यान में रखिएगा, ये चार जो थे एक तरफ थे और नेपोलियन बेचारा एक तरफ था। और इस युद्ध को वाटरलू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आपके बुक में नहीं दिया था, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, जिसने नेपोलियन की हार हुई। तो ये जो युद्ध हुआ था 1815 में वाटरलू की युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में जो नेपोलियन की हार हो गई थी, और जो ये ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये सारे क्या किए थे कि जीत गए थे। और उसके बाद जो था यूरोप में एक नया सरकार बना, और वही सरकार जो था वो रूढ़िवाद की भावना चाहता था। अब देखिए ये क्या, जो 1815 के बाद जो सरकार बना है नेपोलियन के बाद का, वो रूढ़िवाद सरकार चाहता था। वो चाहता था कि पुरानी सरकारें वापस आए, और जो ज़्यादातर रूढ़िवादी थे वो वापसी नहीं चाहते थे। जब नेपोलियन हार गया और जब नई सरकारें आई, तो वो सब जो था रूढ़िवाद धारणा को मानता था। और जो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये सब क्या किया कि ये सब जो था एक वीना एक जगह है, वहाँ पे एक सम्मेलन रखा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वीना सम्मेलन, यानी कि वीना कांग्रेस। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जब नेपोलियन हार गया। कब हारा? तो वो 1815 में। उसके बाद 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। तो वो कहाँ पे मिले थे? तो वो वीना में मिले थे। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ये नाम ध्यान में रखिएगा कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिक, वो क्या किया कि ये सभी की मेज़बानी की, हॉस्टेड के, यानी कि जैसे में आपके घर में कोई आता है तो क्या करते हो आप लोग, उसकी मेज़बानी करते हो। तो ठीक उसी प्रकार ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उन्होंने ये सभी की मेज़बानी की थी। और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वीना संधि तैयार की। तो 1815 की वीना संधि तैयार की कौन कौन? तो ये सारे कंट्री मिलकर 1815 की वीना संधि तैयार की, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया था। अब उसने सोचा कि जो नेपोलियन की जो फ्रांस को के साथ अब क्या किया जाए, यही सब बात को लेकर उन्होंने ये समझौता किया था वीना में। 1815 की वीना के उद्देश्य और बदलाव क्या क्या उसके उद्देश्य थे और उसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए थे, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो जो वीना संधि हुआ था उसका उद्देश्य था कि उन सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुआ था। तो इसका उद्देश्य यही था वीना संधि का, उन सारे बदलाव को खत्म करेगा जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुआ था। अब क्या था कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया को, ये सभी को तो काफ़ी क्षति हुई थी। उस क्षति को पूर्ति करने के लिए तो ये सब तो उसे करना ही था। तो उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुआ था। तो जो वीना सम्मेलन में क्या क्या बदलाव हुए, तो अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें था कि जो ब्रुवो राजवंश, जो कि पहले हम लोग देखे थे कि ब्रुवो जो लुई 16वां का जो शासन था उस पे, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाया गया था, उसमें हटा दिया गया था, उसकी सत्ता फिर से वापस आ गई। अब बताइए रूढ़िवाद क्या किए कि उसकी सत्ता को फिर से वापस ले आए। अब क्या था कि वो जो राजतंत्र वाली, जो राजा रानी वाली जो कहानी थी वो फिर से वापस आ गई। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नेपोलियन ने जिस जिस इलाकों को जीता था, फ्रांस ने उन सभी इलाकों को खो दिया। जाहिर सी बात है वो खोएगा ही, क्योंकि उस समय जो ये लोग जो युद्ध में जीते थे उन्होंने उस इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अब ये क्या किया है, जो चार राष्ट्र था, जो रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये चारों राष्ट्र क्या किया है कि उसकी सीमाओं पे कई राज्यों को उसने कायम कर दिया ताकि भविष्य में फ्रांस क्या करे, विस्तार न कर सके। अब उससे कौन कौन से राज्य को कायम किया? तो उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था। तो उत्तर में, फ्रांस के उत्तर में कौन सा राज्य स्थापित किया? तो नीदरलैंड, और उस नीदरलैंड में बेल्जियम को शामिल किया गया। अब दक्षिण में क्या किया? दक्षिण में पीडमाउंट में जनेवा को जोड़ दिया उसने, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं का महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। अब क्या था, अब ये सबको
भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि इसने भी तो नेपोलियन पे विजय प्राप्त किया था। तो उसे भी क्या क्या प्रसा को मिला पश्चिमी सीमाओं का महत्वपूर्ण नया इलाका, और ऑस्ट्रिया को इटली पे नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। अभी आप लोग देखे थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था, द ड्यूक मेटरनिक, नाम ध्यान में रखिएगा। और उसी ने जो वीना सम्मेलन में जो राष्ट्र लोग आए थे उसकी मेजबानी किए थे। और लास्ट में क्या था कि पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अब ये जो चारों जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन चारों को तो मिलना ही था, क्योंकि इन चारों ने बहुत मेहनत करके युद्ध जीती थी। तो पूर्व में रूस को किसका हिस्सा दिया गया, तो पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ये सभी जगह का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, सैक्सनी, पिडमाउंट, बेल्जियम, नीदरलैंड। हॉलैंड को पहले नीदरलैंड कहा जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि डच के लोग जो थे हमारे भारत पे भी आए थे, तो वही डच के जो वर्तमान में जो नीदरलैंड के निवासी है वही डच कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि एक नोट है। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि 39 राज्यों का महासंघ किसने बनाया था, तो नेपोलियन ने। उसे नहीं हटा गया, उसे कहा गया कि नहीं ये तो अच्छा काम किया है नेपोलियन ने, उससे अब हम लोग नहीं हटाएंगे, वो एक अच्छा चीज़ है, उसे उसी जगह पे रहने दिया जाए। नेक्स्ट नोट है, इन सब का उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। अब इन सब का उद्देश्य था कि वही राजा रानी वाला राज आ जाए, और जिसे किसने, नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। वही लुई 14वां, जो ब्रूगो राजवंश के जो लुई 16वां थे, लुई 14वां थे, वही राजवंश फिर से आ गया, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था काम करने का भी लक्ष्य था। अब देखिए क्या था, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वो तो निरंकुश का मतलब होता है जिसपे किसी का भी अंकुश नहीं हो, किसी का भी दबाव नहीं हो। तो क्या था, तो 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं आई थी वो निरंकुश थी, क्योंकि राजा रानी वाला राज्य था। उसका जो पॉइंट है वो है वे आलोचना और असहमति नहीं करती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पे सवाल उठाती थी। अब देखिए, ये जो सरकारें थी, जो रूढ़िवादी सरकार थी, वो चाहती थी कि उस पे किसी की भी पाबंदी नहीं हो और कोई भी व्यक्ति उस पे उंगली नहीं उठाए। वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसका आलोचना करे, वो कोई उसकी सहमति को स्वीकार न करे, उसकी हर हाँ में हाँ भरनी चाहिए। और उन सभी को, जो ये राजा था, जो निरंकुश जो राजा था, वो ये सभी कब, तो 1815 में जो स्थापित जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी, जो राजा थी, वो सभी इन सभी गतिविधियों को दबाना चाहा जो उनके खिलाफ था, जो सरकार के बातों पे सवाल उठाता था। अब सरकार ने क्या किया, इसके लिए सेंसरशिप के नियम बनाए, यानी कि अखबार में, किताब में, नाटक गीतों में उन सभी बातों को कोई छाप नहीं सकता था, कोई बात लिख नहीं सकता था। अब क्या था, जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं, ये सभी बातों को वो नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी जो फ्रांसीसी क्रांति की जो उदारवादी थे, ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए। और अब जो था, अब उसके जो आलोचना करते थे, जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को जो उदारवादी लोग थे, जो लिबरलिज्म लोग थे, वो आलोचना करते थे और वो चाहते थे कि उन्हें आज़ादी मिले, जो उनका हिस्सा था, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। तो रूढ़िवादी व्यवस्था के जो भी आलोचक थे, यानी कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उनका एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, यानी कि उन्हें आज़ादी चाहिए। तो जो नेक्स्ट नोट है ये है, नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। वो मुद्दा क्या था, तो वो मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। जो उदारवादी लोग प्रेस की आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्र राज्य है वो आज़ाद हो। अब ये सभी बातें हुई तो जाहिर सी बात है कि जब ये सारी बातें होगी तो अब यहाँ पे एक क्रांतिकारी लोग आएंगे और क्रांतिकारी लोग अपना काम करेंगे। तो क्रांतिकारी लोग क्यों आए, वो उनकी मजबूरी क्या थी,
तो 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। अब जो रूढ़िवादी सरकारें आई थी 1815 के बाद, तो वो क्या किया कि उन्हें डर था कि कहीं उदारवादी राष्ट्रवादी कहीं हमें हटा न दे। उसी डर के कारण जो उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमि से अलग कर दिया गया और बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब क्या था कि अब जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने गुप्त संगठन बनाया, और उस गुप्त संगठन में क्या करना था कि जो कर्मचारी थे उन्हें क्या करना था कि प्रशिक्षण करना था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण करना था और अपने विचारों को प्रचार करना था। तो ये सभी के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गुप्त संगठन बनाया। और जो उस समय क्या था कि क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, क्योंकि वीना कांग्रेस के बाद जो भी बातें हुई थी वो सभी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत अन्याय हुआ था वीना कांग्रेस के बाद। इसलिए लोग क्या करते थे कि उन सभी बातों को विरोध करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। अब स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए क्या चाहिए, उन्हें क्रांतिकारी की जरूरत थी। अब जब तक क्रांतिकारी स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए और संघर्ष करने के लिए उन्हें क्रांतिकारी की जरूरत थी। जब तक क्रांतिकारी नहीं होंगे तब तक ये सभी बातें नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों की खोज शुरू कर दी, और ज़्यादातर क्रांतिकारी जो थे राष्ट्र राज्यों के लिए आज़ादी के इस संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। वो ये मानते थे, ज़्यादातर क्रांतिकारी ये मानते थे कि राष्ट्र राज्य होना चाहिए और राष्ट्र राज्यों की आज़ादी के लिए ही उन्हें संघर्ष करना अनिवार्य था। उसी में जो एक व्यक्ति थे, जो फेमस व्यक्ति थे, वो थे जिउसेपी मैत्सिनी। उसी क्रांतिकारी में ये उदारवादी क्रांतिकारी थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जिउसेपी मैत्सिनी के बारे में, जो आपके बुक का एक टॉपिक है। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जिउसेपी मैत्सिनी ये इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। ये 2 पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा कि ये कहाँ के थे, तो इटली के थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1807 में जेनेवा में हुआ था। ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। यही जो हम लोग गुप्त संगठन आगे पढ़े हैं, उसी गुप्त संगठन के सदस्य थे, और उस गुप्त संगठन का नाम था कार्बोनारी। जब ये 24 वर्ष के थे उस समय लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, उन्हें देश निकाला दिया गया। कब? जब वो 24 वर्ष के थे उसी समय लिगुरिया में उन्होंने क्रांति की थी, और उसी क्रांति के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। और इन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो भूमिगत संगठन कौन कौन थे, तो मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। ये 2 जो भूमिगत संगठन थे, इन्होंने जिउसेपी मैत्सिनी ने ये 2 संगठनों की स्थापना की है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्सेई में यंग इटली की स्थापना किसने की, तो जिउसेपी मैत्सिनी ने की। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। या बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो जिउसेपी मैत्सिनी ने की। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो मार्सेई में, और यंग यूरोप की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बर्न में। तो ये जो जिउसेपी मैत्सिनी से संबंधित जितने भी पॉइंट है उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी से संबंधित जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। तो ये जो यंग इटली और यंग यूरोप के जो सदस्य थे वो पोलैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी, सभी राज्यों में समान विचार रखने वाले लोग थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था।
मैक्सिनी ये चाहते थे कि जो इटली छोटा छोटा राज्य और प्रदेश में बटा हुआ है उसे जोड़कर राष्ट्रों को एक व्यापक गठबंधन बनाया जाए और वहाँ पे गणतंत्र स्थापित किया जाए ताकि लोगों को कोई भी परेशानी न हो। तो मैक्सिनी जो थे वो अच्छे कार्य के लिए क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन एक नोट है, मेटरनिख ने ज्यूसेप्पी मैक्सिनी के बारे में कहते थे, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूसेप्पे मैक्सिनी है। तो मेटरनिख के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब वीना सम्मेलन हुआ था उस समय मेटरनिख ही ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका पूरा नाम ड्यूक मेटरनिख था। ज्यूसेप्पी जो मैक्सिनी था वो मेटरनिख के खिलाफ खड़ा था, इसलिए मेटरनिख ज्यूसेप्पी मैक्सिनी के बारे में कहता था कि यह सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो ज्यूसेप्पी मैक्सिनी है। इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ध्यान में रखिएगा इसको कि ये किसने कहा था, तो मेटरनिख ने कहा था। और अगर पूछे कि किसके बारे में कहा था तो ज्यूसेप्पी मैक्सिनी के बारे में कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इससे पहले जाल्वेराइन के बारे में पढ़ चुके थे। वो जो एक शुल्क संघ था वहाँ पे आपके बुक में एक बॉक्स में जाल्वेराइन के बारे में दिया गया था, उसे भी हम लोग देख लेते। हो सकता है कहीं एग्जाम में इससे भी ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए। तो जाल्वेराइन के बारे में जर्मनी के ड्यूविंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो फ्रेडरिक लिस्ट थे वो कहाँ के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो ड्यूविंजन विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर थे। और किस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर थे, तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और ये कहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो जर्मनी के। ये सब आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। और कब इन्होंने लिखा था, तो 1834 ईस्वी में। तो क्या लिखा था, तो जाल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो ये जो लिखा हुआ हो सकता है ये नहीं भी दे, लेकिन एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये पूरी बातें आपको क्वेश्चन में पूछ दे और दे दे कि ये बातें किसने लिखी थी, तो फ्रेडरिक लिस्ट ने ये पूरी बातें लिखी थी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके वीडियो से ही, आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।